नमस्ते, सदावत्सली मातृभूमि। जय हिंद दोस्तों, मैं किशन आप सबका स्वागत करता हूं। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि भारत और कतर 12 मिराज 2005 फाइटर जेट्स को लेकर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब कतर के द्वारा ये ऑफर किया गया है। 2005 में भी भारत ने कतर से 12 मिराज 2005 फाइटर जेट्स की बिक्री के लिए बातचीत की थी और उस दौरान ये जो मिराज फाइटर जेट्स थे वो काफी नए थे, जिन्हें कि 1998 में कतर ने खरीदा था। हालांकि उस दौरान भी पैसों की वजह से ये सौदा विफल हो गया, क्योंकि कतर ने प्रत्येक फाइटर जेट की कीमत $62 मिलियन मांगी थी, जबकि भारत $58 मिलियन की पेशकश कर रहा था। लेकिन इस बार कतर ने भारत को $59.82 मिलियन की थोड़ी सी कम कीमत मांगी है। लेकिन भारत इसके लिए और छूट की मांग कर रहा है। भारत ये इसलिए भी कर रहा है क्योंकि अब इन फाइटर जेट्स का 30% जो लाइफ है वो बची हुई है और भारतीय वायुसेना पहले से ही 48 मिराज 2005 स्टैंडर्ड वाले फाइटर जेट्स को ऑपरेट कर रही है। इनके शामिल हो जाने के बाद इंडियन एयरफोर्स के पास 60 यूनिटें हो जाएंगी। भारतीय वायुसेना 2035 तक इन फाइटर जेट्स को ऑपरेट करती रहेगी, क्योंकि बाद में इनकी जगह तेजस मार्क 2 फाइटर जेट आ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, भारत को इस वक्त इन फाइटर जेट्स की सख्त जरूरत भी है, क्योंकि हम पुराने मिग फाइटर जेट्स को चरणबद्ध तरीके से हटा रहे हैं। इसीलिए इस तरीके की समस्या भारतीय वायुसेना के सामने आई हुई है। लेकिन इस सौदे में दोस्तों एक चीज़ और है जो कि कतर ने हमें दी है इस पैकेज के साथ, वो है मिसाइलें और अतिरिक्त इंजन, जिससे कि ये जो ऑफर है वो एक आकर्षक ऑफर बन जाता है। हालांकि भी बातचीत केवल पैसों की वजह से अटकी हुई है। भारतीय वायुसेना चाहती है कि इन फाइटर जेट्स का इस्तेमाल फ्लाइंग ऑपरेशन के लिए किया जाएगा, ना कि स्पेयर्स और मेंटेनेंस की जरूरतों के लिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज ने डीआरडीओ के सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। आपको बता दें कि डीआरडीओ के द्वारा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड स्कीम के जरिए इस कंपनी ने एक ऑटोनोमस अनमैन्ड एरियल व्हीकल तैयार किया है। यह ऑटोनोमस ड्रोन दोस्तों सर्च और रिपोर्ट ऑपरेशन कर सकता है इनक्लोज्ड और इंडोर इन्वायरमेंट में, और ये पूरी तरीके से इंडोर वातावरण में नेविगेट कर सकता है। इस ड्रोन को बनाने का उद्देश्य है एक ऐसा यूएवी तैयार होना जो कि छोटी छोटी जगहों पर नेविगेट कर सकता है। ये जो ड्रोन तैयार किया गया है उसकी एक और खास विशेषता ये है कि ये ड्रोन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में काम कर सकता है, जैसे कि कंप्लीट डार्कनेस, यानी कि जहां अंधेरा होगा वहां पर भी ये काम कर सकता है। डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत जी ने भी न्यू स्पेस को पूरे उद्योग के साथ बधाई दी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के C-130J सुपर हर्कुलिस मीडियम साइज का जो एयरलिफ्टर है उसने लद्दाख पे चल रहे सीमा गतिरोध में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और ये एक विश्वसनीय एयरक्राफ्ट बन चुका है भारतीय वायुसेना के लिए। मतलब इसे आप आसान भाषा में समझे तो ये भारतीय वायुसेना के लिए तेज रफ्तार के घोड़े बन चुके हैं, जो कि रणनीतिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण आपूर्ति और कर्मियों को पहुँचा रहे हैं। भारत वर्तमान में 12 C-130J विमानों को ऑपरेट कर रहा है, जिनका इस्तेमाल अलग अलग मिशनों में किया जाता है। खासकर कि लद्दाख में तैनात सैनिकों को लॉजिस्टिक सहायता प्रदान करने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो रहे हैं, जहां चाइना के साथ हमारा गतिरोध बना हुआ है। और इस विमान की विश्वसनीयता पर बताते हुए C-130J के निर्माता लॉकहीड मार्टिन की तरफ से कहा गया है कि C-130J की असाधारण उड़ान जो ये सुनिश्चित करती है कि इंडियन एयरफोर्स के सभी मिशनों को पूरा कर सकती है। C-130J अपनी वर्सेटैलिटी के लिए भी जाना जाता है और कठोर परिस्थितियों में काम करने की इसकी जबरदस्त क्षमता है। छोटे कच्चे रनवे पर यह उड़ान भर सकता है और ये इंडियन एयरफोर्स को अग्रिम क्षेत्रों में कुशलतापूर्वक पहुंचाने की भी अनुमति देता है, जिससे कि भारत अपनी रणनीतिक उपस्थिति को मजबूत करता है। यानी कि दोस्तों, लॉकहीड मार्टिन की तरफ से C-130J जो एयरक्राफ्ट है उसे भारत में बनाए जाने को लेकर भी बातचीत चल रही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एयरबस अब भारत में असेंबल किए गए हेलीकॉप्टरों की पहली खेप की डिलीवरी करने के लिए तैयार है, जो कि भारत के लिए एविएशन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में काफी महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। भारत और दक्षिण एशिया में एयरबस हेलीकॉप्टरों के प्रमुख ने कहा है कि भारत में बने जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनकी डिलीवरी अब जल्द ही शुरू हो जाएगी। दरअसल इसी साल 2024 में एयरबस के द्वारा भारत में अपने H-125 हेलीकॉप्टरों के लिए एक फाइनल असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए टाटा समूह के साथ हाथ मिलाया गया था। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोनी की भारत यात्रा के दौरान की गई घोषणा ने मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा दिया है। इसके अलावा एयरबस की तरफ से कहा गया है कि हमें 2026 में भारत में अंतिम असेंबली लाइन से 3 हेलीकॉप्टरों की डिलीवरी होते हुए दिखाई दे रही है। ये शुरुआती खेप आने वाले सालों में उत्पादन में तेजी लाने का रास्ता साफ करेगी, जो कि क्षेत्र में हेलीकॉप्टरों की बढ़ती मांग को पूरा करेगी। H-125 जिसे कि AS-350 कहा जाता है, ये एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है जो कि अपनी वर्सेटैलिटी और प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। इसका इस्तेमाल यूटिलिटी मिशंस, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, लॉ इन्फोर्समेंट और मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए किया जा सकता है।
H-125 फाइनल असेंबली लाइन के माध्यम से मेक इन इंडिया के लिए एयरबस की प्रतिबद्धता भारतीय विमानन क्षेत्र के लिए एक सकारात्मक विकास का प्रतीक है। और ये पहल दोस्तों न केवल हेलीकॉप्टर उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देती है, बल्कि इसमें नए रोजगार के अवसर पैदा करने और घरेलू एयरबस उद्योगों को बढ़ावा देने की क्षमता भी है। बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना की एलिट पैरा स्पेशल फोर्स के पास अब लेजर टारगेटेड डेजिग्नेटर शामिल किए जा चुके हैं, जिससे कि उनकी ऑपरेशनल क्षमताओं में काफी सुधार हुआ है। ये पोर्टेबल डिवाइस पैरा एसएफ के लिए एक गेम चेंजर साबित हुए हैं, खासतौर पर घने संघर्ष वाले क्षेत्रों में, क्योंकि ये दुश्मन के ठिकानों पर बेहद सटीक हमला करने में सक्षम है। और लेजर टारगेट डेजिग्नेटर्स कॉन्सेंट्रेटेड बीम उत्सर्जित करने का काम करते हैं, जो कि एक निर्देशित लक्ष्य को रोशनी करती हैं। और इस प्रक्रिया को पेंटिंग द टारगेट कहा जाता है, यानी कि लक्ष्य को चित्रित करना कहा जाता है। और ये जो चित्रित लक्ष्य है वो लेजर किरण को परिवर्तित करता है, जिससे फिर लेजर गाइडेड बम या फिर मिसाइलों पर लगे सेंसर्स के द्वारा उठाया जाता है। और एक बार छोड़े जाने पर ये हथियार रिफ्लेक्टेड लेजर सिग्नेचरों पर हमला करते हैं, जिससे कि जबरदस्त सटीकता मिलती है। लेजर टारगेट डेजिग्नेटर की तैनात की जमीन पर छोटी पैरा एसएफ टीमों को काफी सशक्त बनाती है, और इसके व्यू फाइंडर के माध्यम से लक्ष्यों की पुष्टि की जा सकती है और टारगेट पॉइंट पर रियल टाइम डेटा मिलता है। इसके जरिए पैरा एसएफ की जो यूनिटें हैं उनको एक महत्वपूर्ण टेक्निकल लाभ मिल रहा है, और उन्हें क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट की आवश्यकता के बिना खतरों को प्रभावी ढंग से बेअसर करने की अनुमति दे रहा है, जिससे कि सैनिकों के हताहत होने का जोखिम भी कम हो जाता है। एक पैच। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, पहली बार भारतीय नौसेना और सीआरपीएफ ने आर्मामेंट क्वालिटी मैनेजमेंट में विशेषज्ञता को बढ़ाने के लिए हाथ मिलाया है, और ये सहयोग दोनों के बीच पहला सहयोग है। इसके लिए बाकायदा एक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था, और इस कार्यक्रम ने प्रतिभागियों को अपने स्वयं के आर्मामेंट सिस्टम को प्रभावी ढंग से मैनेज करने और बनाए रखने के लिए जरूरी आवश्यक ज्ञान और कौशल से लैस किया। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अडानी के द्वारा अधिकृत की गई अल्फा डिफेंस टेक्नोलॉजी को अब L1 बिडर के तौर पर चुना गया है, जो कि नेत्रा मार्क 2 के लिए इंटीग्रेशन और अलग अलग सेंसर्स की डिलीवरी करेगी। आपको मैं बता दूं कि डीआरडीओ की सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम ने इसके लिए तकनीक का हस्तांतरण भी अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज को दिया है, और इसके ज़रिए जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेंसर्स हैं उनका उत्पादन अल्फा डिज़ाइन टेक्नोलॉजीज के द्वारा किया जाएगा। डीआरडीओ के अधिकारियों की तरफ से कहा गया है कि 6 नेत्रा मार्क 2 एयरक्राफ्ट की डिलीवरी 2025 में शुरू हो जाएगी, और 2028 तक ये सारे एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को मिल जाएंगे। और नेत्रा मार्क 2 की खास विशेषताएं भी हैं, जैसे कि इसका एक पावरफुल 4D एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली सर्च एरे मल्टी मोड रडार, जो कि S और X बैंड फंक्शनैलिटीज़ के साथ होगा, और ये एयर टू एयर और एयर टू सी मोड में ऑपरेट हो पाएगा। साथ ही इसका 300 डिग्री का वाइडर कवरेज होगा, जो कि बैलिस्टिक मिसाइलों को भी ट्रैक कर सकेगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। दोस्तों, मिलिट्री एक्सपर्ट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि भारत का जो प्रचंड हेलीकॉप्टर है वो भारत के लिए भविष्य के नए दरवाजे खोलेगा, और ग्लोबल अटैक हेलीकॉप्टर मार्केट में भारत को एक मजबूत लीडर भी बनाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि अमेरिका का जो अपाचे हेलीकॉप्टर है वो काफ़ी महंगा है, और इसकी पर यूनिट कॉस्ट $52 मिलियन आती है, और इसी के साथ साथ लिमिटेशंस भी मिलती है, वो भी एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ की। और अमेरिका की जो सख्त पॉलिसी है उसकी वजह से इन्हें लेना आसान भी नहीं होता है। दूसरी तरफ यूरोकॉप्टर टाइगर ये कमर्शियली फेलियर हो चुका है, और इसकी कीमत भी $40 मिलियन पर यूनिट है। यही वजह है कि कई यूरोपीय देश अब दूसरे ऑप्शंस पर विचार कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो रशियन कामोव 52 एंटी टैंक हेलीकॉप्टर है, हालांकि ये तो ज़बरदस्त हेलीकॉप्टर है, लेकिन इसका एक्सपोर्ट का एक्सेस जो है वो काफ़ी लिमिटेड है, और इसका प्रोडक्शन भी काफ़ी कम संख्या में हुआ है। इसी वजह से इसकी रीच कम है। लेकिन ऐसे में जो भारत का प्रचंड हेलीकॉप्टर है वो $16 मिलियन पर यूनिट के हिसाब से आएगा, और इसकी कीमतें और कम होंगी जब ये इंडियन आर्म फोर्सेस की 156 हेलीकॉप्टरों की जो डिलीवरी है उससे पूरा करता है। तो बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डीआरडीओ ने अब अपने तापस मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस यूएवी के महत्वपूर्ण परीक्षण के लिए कमर कसनी शुरू कर दी है, और आने वाले महीनों में आप देखेंगे कि तापस 32,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचने का प्रयास करेगा, और ये जो सुधार है ये इसके पिछले प्रदर्शन की तुलना में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। आप सब जानते हैं कि डीआरडीओ ने तापस का वजन घटाने और ड्रैग घटाने के लिए कई काम किए हैं, जिसकी वजह से ये अब उच्च ऊंचाई वाली क्षमताओं को हासिल कर सकता है। और ये जो मॉडिफिकेशन किए गए हैं उसका उद्देश्य यूएवी का प्रदर्शन बढ़ाना है और इंडियन एयरफोर्स की आवश्यकताओं को पूरा करना है। ये जो आने वाले परीक्षण है उसमें तापस को उसके इलेक्ट्रो ऑप्टिकल पेलोड सहित उसके फुल कॉन्फ़िगरेशन में देखा जाएगा। इससे पहले 28,000 फीट की ऊंचाई तक ये पेलोड के साथ अपनी सफलता हासिल कर चुका है, लेकिन भारतीय वायुसेना की जो आवश्यकता है वो है 30,000 फीट की। अगर ये परीक्षण उड़ान सफल रहते हैं तो आगे के परीक्षण इंडियन एयरफोर्स के लिए इसे खरीदने का रास्ता साफ कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के पैसिव नाइट विजन गॉगल को
ब्राज़ील की सेना के साथ सर्विस में देखा जा सकता है। और ये जो पैसिव नाइट विजन गॉगल्स हैं वो हल्के, टिकाऊ, वाटर रेजिस्टेंट और कॉम्पैक्ट नाइट विजन डिवाइस हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, भारतीय सेना अब अपने टैंक्स की सर्वाइबिलिटी को बढ़ाने के लिए साप के बाराकूडा कैमोफ्लाज सिस्टम को इंटीग्रेट करेगी अपने T-90 और T-72 टैंकों पर। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस अब 2 देशों को इस साल इस मिसाइल की डिलीवरी करने वाला है, लेकिन ब्रह्मोस एरोस्पेस ने उन दोनों देशों के नाम गुप्त रखे हैं। दोस्तों आज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इनमें से कौन स्वतंत्र भारत की भारतीय सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ थे। आपके ऑप्शन है SM श्री नागेश, KM करियप्पा, KS थिमैया या फिर KS राजेंद्र सिंह जी। सही आंसर वाले के कमेंट को लाइक भी किया जाएगा। तो फिलहाल इतने तक के टॉप डिफेंस अपडेट। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।